अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन बेटा सबको वेलकम campus.pk के ऊपर। हमने मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 कल कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 2 सेट फंक्शन एंड नोटेशंस, सेट फंक्शन एंड आपके पास है जी ग्रुप्स। आज हम सेट के ऊपर बात करेंगे, फंक्शन और ग्रुप को हम कल देखेंगे। आज हम सेट्स और बेसिकली लॉजिक्स आपके पास अंदर है, सेट्स और लॉजिक्स को आज हम कवर करेंगे। कल इंशाल्लाह जब हम इसका सेकंड हाफ पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम फंक्शन और ग्रुप को स्टडी करेंगे। ओके, तो बेटा आप सबको वेलकम करता हूँ गिवन अगेन। सिर्फ इस टाइम क्लास में बच्चे बहुत कम हो जाते हैं, रोज़ाना की बेस पे कहता हूँ जी। अब 5 बच्चे बैठे हैं क्लास के अंदर। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं जी। सेट आपके पास क्या होता है? सेट के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ज़रा गौर से सुनिएगा। लिखता हूँ पहले सेट होता है क्या है। सेट आपको होता है जी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट आपके पास क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट आपके पास होता है जो वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी कलेक्शन, और वो डिफरेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उस सेट को आप बोलते हो सेट, उस नंबर को आप बोलते हो सेट। अगर आप उसको 2 ब्रैकेट्स के अंदर डाल दो, क्या कह रहा है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए और डिफरेंट होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक एमसीक्यू लिखूंगा, उससे आपका नॉलेज इसके बारे में और मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज पहले पास पेपर में आ भी चुका है। एमसीक्यूज है बेटा आपके पास सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास ऑप्शन ए आपके पास नल सेट, ऑप्शन बी आपके पास फाइनाइट सेट, ऑप्शन सी आपके पास है सिंगलटन सेट, और जो डेल्टा ऑप्शन है आपके पास वो है नोटा सेट। जरा एमसीक्यूज देखें। कहता है सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब आपके पास इस स्टेटमेंट के अंदर क्या है? वेल डिफाइन कलेक्शन तो है, सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट कलेक्शन है, डिस्टिंग भी हो जाएगा, मगर वेल डिफाइन नहीं है। अब हमने कोई क्राइटेरिया डिस्क्राइब नहीं किया कि आपके पास इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्राइटेरिया क्या है। 85% मार्क्स, 90% मार्क्स, 100% मार्क्स। मैथ के स्टूडेंट में कोई और बच्चा आगे होगा, केमिस्ट्री की क्लास के अंदर कोई और स्टूडेंट आगे होगा। हमने इसको वेल डिफाइन नहीं किया कि ओवरऑल हम कितनी परसेंटेज को ले रहे हैं कि ये वाले स्टूडेंट्स आपके पास इंटेलिजेंट होंगे। तो आपके पास ये वेल डिफाइन नहीं है, तो ये आपके पास नोटा सेट है। अगर आप यहाँ पे देखो ना तो बच्चे वाला इसको क्या लगाएंगे? फाइनाइट सेट, क्योंकि आपके पास सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइनाइट होते हैं। बच्चे इसको फाइनाइट आंसर लगा देंगे और सबका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये वेल डिफाइन नहीं है, वो कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। देखिए जो मैं कह रहा था वही अमन ने कर दिया, फाइनाइट कह रहा है इसको। बिल्कुल फाइनाइट नहीं है बेटा, ये सेट ही नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइन नहीं है। इसको वेल डिफाइन नहीं किया गया कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो इसलिए बेटा जरा सेट का एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है, जरा आपने गौर से देख लेना है कि वो सेट है भी या नहीं है। सेट के लिए 3 कंडीशन है, 2 कंडीशन है, वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइन होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वे ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को हम किस किस वेज में बता सकते हैं? वेज ऑफ राइटिंग अ सेट। वेज ऑफ राइटिंग अ सेट बेटा आपके पास है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म,
क्रिप्टिफॉर्म, टैबुलर और आपके पास है सेट बिल्डर नोटेशन। तीन फॉर्म में हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। एक आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एक होती है आपके पास टेबुलर फॉर्म और एक आपके पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है जी सेट ऑफ फर्स्ट 99 होल नंबर्स, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी बेटा। टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या होगी, आप इसको सेट की फॉर्म में लिख लोगे 0 1 2 सो ऑन 98, और सेट बिल्डर नोटेशन में आप लिख दोगे जी x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 98। ये आपके पास तीनों फॉर्म्स होगी। अब ये मज़ीद आप जितने मर्जी एग्जांपल्स लेते जाएं आप इसको सॉल्व कर लेंगे जी। आप सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बयान कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म के अंदर बयान कर सकते हो, यहाँ सेट बिल्डर नोटेशन में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अपनी वर्डिंग में लिख दोगे, टेबुलर फॉर्म आप इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दोगे, सेट बिल्डर नोटेशन आप अलजेब्राइक फॉर्म में लिख दोगे। तीन फॉर्म से आप सेट को डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। एक होता है आपके पास इक्वल सेट, एक होता है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट के स्पेलिंग है जी इक्विवेलेंट सेट। एक है आपके पास फाइनाइट सेट और एक आपके पास है इनफाइनाइट सेट। इन सारी इन चारों को देखते हैं जी, ये क्या क्या होते हैं आपके पास। इक्वल सेट क्या होता है आपके पास, अगर आपके पास दो सेट हैं जी, आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 और दूसरा सेट बी है, वो भी आपके पास क्या 1 2 3। दो सेट्स इक्वल होने की कंडीशन ये है कि आपके पास 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है ये भी आपको बताता हूं जी। 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो उन सेट्स के दरमियान, और दूसरी कंडीशन है आपके पास एलिमेंट्स भी इक्वल हों। एलिमेंट्स इक्वल। ये दो कंडीशंस हैं आपके पास सेट इक्वल होने की। आपके पास देखो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस क्या है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर हों। ओके, और दूसरा एलिमेंट्स भी इक्वल हों। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 हो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 हो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 हो। इन नंबर की तरतीब चेंज हो सकती है, मगर जो नंबर ए के अंदर है वही नंबर बी के अंदर हो तो एलिमेंट्स आपके पास इक्वल होते हैं, और जितने नंबर इसके अंदर हो उतने नंबर इसके अंदर हो तो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर भी कह सकते हो आप इसको कि आपके पास सेट्स का ऑर्डर सेम हो जिन दो सेट्स को आप इक्विवेलेंट प्रूफ कर रहे हैं। अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन है, इक्विवेलेंट के लिए बस 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास जी ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है आपके पास ए बी सी। अब इन दोनों सेट्स में देखें तो 1 2 3 ए बी सी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है, मगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो आपके पास ये सेट इक्विवेलेंट है मगर इक्वल नहीं है। इक्वल के अंदर दो कंडीशंस, एक आपके पास 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस, दूसरा एलिमेंट्स भी सेम हो। इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ एक कंडीशन, आपके पास जस्ट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो, एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं। और फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट सेट आपके पास ऐसा सेट जिसकी कोई एंडिंग या स्टार्टिंग वैल्यू हो, एंडिंग या स्टार्टिंग वैल्यू हो, उसको आप फाइनाइट सेट बोलते हो। इनफाइनाइट सेट आपके पास क्या होता है जिसकी आपके पास या तो शुरू वाली कोई वैल्यू ना हो या आपके पास इसकी एंडिंग वाली कोई वैल्यू ना हो, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। इक्वल सेट की बात की
इक्विवेलेंट सेट की बात की, फाइनाइट की और इनफाइनाइट की। होपफुली आपको बेटा ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक एमसीक्यूज करते हैं जो पहले पास पेपर में आ चुका है, इनसे रिलेटेड। एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज मैं आपको टेस्ट में क्यों नहीं देता, बोर्ड पे इसलिए करवाता हूं ताकि एमसीक्यूज मैं आपको समझाऊं, उसको हर पहलू से आपको बताऊं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वलेंट बट नॉट इक्वल? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वलेंट बट नॉट इक्वल? ये जो इस तरह की बात हुई ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वलेंट बट नॉट इक्वल, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज बेटा गौर से, स्टेटमेंट जब आप गौर से 2 बार रीड कर लोगे वो समझ आ जाएगी। कहता है जी हमने वो सेट बताने हैं जो इक्वलेंट हो मगर इक्वल ना हो। दो जी, आपके पास अल्फा ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन में आपके पास है सेट ए है 1 2 3 4 सोन। सेट बी है आपके पास 1 3 5 7 9 सोन। ऑप्शन बीटा है आपके पास ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इज इक्वल्स टू आपके पास है 3 2 1। चार्ली ऑप्शन है बेटा आपके पास ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू 5 और डेल्टा ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं जी। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सोन और साथ बी है आपके पास 1 1/2 1/3 1/4। हमने बताना है जो सेट इक्वलेंट है। डेल्टा ऑप्शन को ही देखो तो ये सेट इनफाइनाइट है और ये फाइनाइट है। 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस नहीं होगी, ये डेल्टा ऑप्शन तो होगी यहाँ पे खत्म, ना इक्वलेंट है ना इक्वल है। आप चार्ली ऑप्शन देखो, यहाँ पे सेट का एक एलिमेंट है, यहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है, खाली सेट है, तो ये 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस ही नहीं है, बात खत्म। बीटा ऑप्शन में देखो तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है, दोनों एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस भी है, ये तो इक्वल सेट है, हमें इक्वलेंट सेट चाहिए तो अल्फा ऑप्शन बच गया, यही आपके पास इक्वलेंट सेट है। देखें जी दोनों इनफाइनाइट सेट हैं मगर एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस आपके पास बनती जाएगी, तो ये आपके पास अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन, ए एंड बी आर इक्वलेंट। ओके, सबको क्लियर? जितने बच्चों ने भी आंसर दिया सबने रॉन्ग आंसर दिया। अब सबको क्लियर हो गया है कि अल्फा इज द राइट ऑप्शन फॉर द इक्विवेलेंट सेट। जल्दी से मुझे बताओ, ये जो अभी छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन किया है सेट्स के हवाले से, आप सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इसके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बेटा बात कर ले जी। अब हम बात करेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, इनके ऊपर हम बात करेंगे जी। अब्दुल मोमिन पता नहीं क्या कही जा रहा है, जल्दी से टाइम मैं इसको रेस कर दूं। अब्दुल मोमिन अल्फा इसलिए कि देखो ये भी सेट कभी नहीं रुकेगा, ये भी कभी सेट नहीं रुकेगा, एलिमेंट्स डिफरेंट है मगर 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस बनती जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, तो जहां पे 1 to 1 क्रॉसपोंडेंस हो वो आपके पास इक्विवेलेंट सेट होता है। चलिए जी, अब आपके पास है जी सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, पावर सेट। इसके ऊपर हम बात करते हैं जी। आपके पास
जी अब्दुल मोमिन बेटा, हमने क्या है कि इक्विवेलेंट सेट के अंदर एलिमेंट्स चाहे इक्वल ना हो, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। जहां पे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो वो इक्विवेलेंट सेट होता है, मगर जहां पे 7 एलिमेंट भी सेम हो जाएं तो वो आपके पास इक्वल सेट होता है। फरमा बेटा क्यों नहीं मैच होगा? आपके पास इनफाइनाइट सेट है। देखें भी, अब बात सुने सारा, आपके पास सेट कौन सा था? नेचुरल नंबर था, एक नेचुरल नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 so on। आपके पास एक था जी ओड नंबर था 1 3 5 7 7 9 so on। ये नंबर चलते जा रहे हैं, कभी नहीं रुकेंगे, मगर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनती जाएगी, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनती जाएगी। नंबर चाहे इन्फिनिटी तक चलते जाएं ना रुकें, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस इनमें बनती जाएगी। यहां से एक एलिमेंट उधर से, जब 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस बनती जाएगी तो आपके पास वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जहां पे 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस हो वो इक्विवेलेंट होता है। अगर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस के साथ एलिमेंट भी सेम हो जाए तो वो आपके पास इक्वल सेट बन जाता है। ओके, तो ये सेट ए था और ये सेट आपके पास बी था। होपफुली अब दोनों बच्चों को क्लियर हो चुका होगा जो वो पूछना चाह रहे थे। चलें बेटा, आवाज आ रही है? वो जल्दी से मुझे बताएं ताकि फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। बेटा आवाज आ रही है अब आपको? चलें बेटा, आवाज चलें, गुड हो गया अभी। चले मुझे बताएं, फरवा और जो अब्दुल मोमिन बेटा था उसको समझ आ गई कि दो इक्विवेलेंट सेट कौन से हैं जी? चलिए जी, अब हम बात करेंगे जी प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सबसेट और पावर सेट की। देखें जी बेटा, आपके पास एक सेट है, छोटा सेट लेते हैं जी। आपके पास ए है जी, ए बी सी, ठीक है। ये आपके पास एक ए सेट है, ए बी सी। आपके पास एक सेट बी है, वो है जी आपके पास ए बी। अगर आपके पास कोई सेट दूसरे सेट में कंटेन कर जाए तो वो आपके पास सबसेट कहलाता है। देखें जी, ए बी जो है पूरे का पूरा ए के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे जी बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी आपके पास है सबसेट ए का। अगर एक सेट पूरे का पूरा दूसरे सेट में कंटेन कर जाए तो हम बोलते हैं आपके पास जो बी है वो सबसेट है ए का, और वो प्रॉपर सबसेट है। वो सेट कौन सा है आपके पास? प्रॉपर सबसेट है। एक होगी बात सबसेट की, और दूसरा आपके पास वो कौन सा होता है जी? प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट हर सेट के दो ही होते हैं, एक वो सेट खुद होता है और दूसरा फाई। इसका अगर मैं आपको इम्प्रॉपर सबसेट बताऊं तो एक ये बजाते खुद है ए, और दूसरा आपके पास फाई। ए और फाई इसके इम्प्रॉपर सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट वो वाले होते हैं जो सेट पूरे के पूरे ए के अंदर लाए कर जे। जैसे फॉर एग्जांपल देखें जी, ये सेट मेरे पास लिखा जी मैंने, ये इसके अंदर मौजूद है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ऐसे ही आप ये देखें जी, ये भी इसके अंदर मौजूद है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। देखिए जी सी इसके अंदर मौजूद है, ये इसका प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह आपके पास है जी ए बी, इसके अंदर मौजूद, ये इसका प्रॉपर सबसेट। इसी तरह आपके पास बी सी, ये इसका प्रॉपर सबसेट। इसी तरह ये आपके पास ए सी, ये इसका प्रॉपर सबसेट। ये आपके इसके प्रॉपर सबसेट निकला है आपके सामने। ये सारे के सारे सेट इसके अंदर लाए कर रहे हैं, ये प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह ये आपके पास जो कॉम्बिनेशन है प्रॉपर सबसेट का और इम्प्रॉपर सबसेट का, मैंने कहा जी इम्प्रॉपर आपके पास सेट होता है जी फाई, और एक आपके पास वो सेट खुद ए बी सी। अगर इन पूरे सबसेट्स को दो ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें तो वो आपके पास पावर सेट आ जाता है, और ये इसकी नोटेशन है ए का पावर सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट पड़े हों वो आपके पास पावर सेट बन जाता है।
दोबारा रिपीट करो, सबसेट क्या होता है? ऐसा सेट जो सेट दूसरे सेट के अंदर लाई कर जे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? जो पूरे का पूरा लाई कर जे। इम्प्रॉपर दो ही सेट होते हैं, एक फाई और एक बजाते खुद। और पावर सबसेट क्या है? जो सारे सेट्स का मजमुआ, सारे सबसेट का मजमुआ किसी दो करली ब्रैकेट के अंदर आप रख दें तो वो आपके पास उसका पावर सेट कहलाता है। ओके, होपफुली बेटा आप सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी। और आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि पावर सेट्स के कितने एलिमेंट होंगे। देखिए यहाँ पे कितने जी, 1 2 3 है। 2 की पावर 3 आपके पास आता है 8। 8 आपके पास इसके पावर सेट्स का एलिमेंट का सेट है। कैसे है बेटा? आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 8 एलिमेंट आ गए। इसी तरह देखो आपके पास अगर 4 सेट्स का एलिमेंट पड़ा हो 1 2 3 4, इसके प्रॉपर सेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 आपके पास आ जाएगा। ओके, तो अब्दुल मोमिन बेटा सुपर सेट का जो कॉन्सेप्ट है आपके इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मगर आप पावर सेट को सुपर सेट ले सकते हैं। अगर आप यहां पे इसको पढ़ना चाहते हैं तो पावर सेट को आप सुपर सेट कह सकते हैं। सुपर सेट होता क्या है? वैसे सुपर सेट आपके पास सबसेट से रिलेटेड नहीं होता, आपके पास बेटा आप सुपर सेट किसको बोलते हो? अगर आपके पास एक सेट ए है, ये आपके पास ए बी सी है और बी आपके पास सेट है ए बी सी डी, आप कहते हो जी बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ये एक अलग से एक बात है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपने अगर क्वेश्चन के लिए तो मुझे आंसर देना बनता है इसका। अगर आपके पास ये वही कंडीशन सबसेट वाली कंडीशन ही आ जाती है, आप उसको सुपर सेट बोल देते हो। बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि वो सेट ए से बड़ा है। इसके आपके पास ए से जितने भी बड़े सेट होंगे वो इसके सुपर सेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट ये आ गया जी, सी ए बी सी डी ई, ये सेट अब सुपर सबसेट है ए का भी और बी का भी। ओके, सुपर सेट क्या होता है? जो उससे बड़ा सेट हो उसको आप सुपर सेट बोल देते हो, मगर सबसेट इज एक अलग थिंग। सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट, ये एक और चीज है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था, मगर आपने पूछ लिया तो बेटा इसका आंसर ये था आपके पास। ओके, चलें जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास वेन डायग्राम्स हैं। वेन डायग्राम्स आपको सारी मैं सिखाऊंगा और इसी तरह का एमसीक्यूज आपके पास पेपर में आएगा वेन डायग्राम से। तो देखते हैं जी वेन डायग्राम। सारे बच्चों को सबसेट, पावर सेट, इम्प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट अब्दुल मोमिन का सबको समझ आ गया? क्लियर है सबको बेटा? फरवा बेटा आप सुपर सेट में पढ़ो ही ना बेटा। सुपर सेट तो आपका सिलेबस के हिस्से नहीं, यूनिवर्सल सेट कह सकते हो, सबसे बड़ा सेट। आप इस चक्कर में ना पढ़ो, ये हायर क्लासेस में जाके एक आती है सुपर सेट की कंडीशन, मगर इसको छोड़ दो आप। पावर सेट दोबारा बता दे मोमिन बेटा, सबसे बड़ी शर्म की बात है कि मुझे पावर सेट रिपीट करना पड़ रहा है। आपके पास एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे उन सबको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो तो आपके पास पावर सेट बन जाता है। जैसे मैंने ए के सारे पॉसिबल यहाँ पे सबसेट्स लिखे और उनको दो ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया तो वो आपके पास पावर सेट बन जाएगा। चले जी बेटा, अगर आपके पास ए यूनियन बी की कंडीशंस कौन कौन सी हैं? ए यूनियन बी की कंडीशन जरा देखिएगा वेन डायग्राम में आपके पास कौन कौन सी हैं। आपके पास है जी, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। तो ए यूनियन बी लेना हो तो क्या होगा? ए यूनियन बी के अंदर बेटा आपके पास एक कंडीशन मैंने कौन सी ली है? व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट।
व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो यूनियन में क्या आएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट, तो आपके पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, और आपके पास आ जाएगा दूसरी कंडीशन आपके पास बनती है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये आपके पास पॉसिबल कंडीशंस हैं जब दो सेट्स डिसजॉइंट हों तो उनके यूनियन से आपके पास जो कंडीशंस निकलती हैं। आपके पास आएगा जी when A and B are disjoint sets then A union B is equals to phi A B या both, तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, फाई आएगा। ये आपके पास MCQs ही बेटा मैंने लिखा है, मगर आपने इसको स्टेटमेंट्स में खुद कन्वर्ट, जैसे मैंने आपको बताया अभी आपके पास MCQs आ गया when A and B are disjoint set if पहली ऑप्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू फाइव, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B या नन ऑफ दिस, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगी, अल्फा ऑप्शन आ जाएगी जी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। और जब आपके पास दो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं तो आपके पास क्या आता है, N ऑफ A प्लस N ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ A यूनियन B। आपके पास नंबर ऑफ सेट A के एलिमेंट, बी के एलिमेंट आपको पता जी। अब इसी पे मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा, मगर हर सवाल पे नहीं सिखाऊंगा, ये इसलिए क्योंकि पहले आपने इस तरह से पढ़ा नहीं है। देखें जी, आपके पास एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है आपके पास ए बी, दोनों डिसजॉइंट सेट है, ए यूनियन बी लें, आपके पास क्या आता है 1 2 ए बी। देखें आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज इक्वल टू आता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है जी 2, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 2 इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी 1 2 3 4। देखें जी आपके पास 4 इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये फार्मूले इस तरह बनाए गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी। अब आपको हर सवाल में मैं इस तरह नहीं बताऊंगा, ये भी आपके पास एक MCQs है। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स n of a plus n of b is equals to, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी, इज द राइट ऑप्शन। ओके बेटा, मुझे बताएं जल्दी से, आपको इस एक डायग्राम से पता चला कि MCQs किस किस तर्ज के बन सकते हैं। ओके, आपको इस MCQ से क्लियर हो गया कि आपके पास बैटरी, आपके पास MCQs किस किस तर्ज के बन सकते, जल्दी से मुझे बताओ बेटा। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, मुझे बैटरी लो बता रहे हो, मुझे पता लग गया है। नेक्स्ट आपके पास ए यूनियन बी की डायग्राम है। अगर आपके पास ए और बी ओवरलैप सेट आ जाएं, आपके पास ए और बी ओवरलैप सेट है, आवाज आ रही है? आपके पास जब ए और बी ओवरलैप सेट हो तो आपके पास क्या आएगा जी, जब आपके पास दो ए एंड बी ओवरलैप सेट होंगे तो ए यूनियन बी आपके पास पहली कंडीशन इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। आपके पास ए और बी का इंटरसेक्शन आपके पास नॉट इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो आंसर में आएंगे। दूसरी बात, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जब आपके पास दो ओवरलैप सेट होंगे तो आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। पहला MCQs ये, दूसरा MCQs ये। ओके, तीसरी बात बेटा, जब आपके पास ए सबसेट होगा बी का, मतलब कि देखें आपके पास ये वेन डायग्राम देखें जी, आपके पास है
ए सेट और ए इसके अंदर आ रहा है। आपके पास जो है ए सबसेट है बी का। जब आपके पास ए सबसेट होगा बी का तो आपके पास कंडीशन क्या होल्ड करेगी? देखें जी, जब ए सबसेट होगा बी का, ए यूनियन बी आपके पास आएगा इक्वल्स टू बी के, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आएगा आपके पास ए के, और आपके पास जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए। आपके पास आ जाएगा एन ऑफ बी, बी सबसेट है एन ऑफ बी। इसी तरह ही अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए कि आपके पास बी सबसेट हो ए का, अगर आपके पास बी सबसेट ऑफ ए का होगा तो क्या होगा? बी सबसेट ऑफ ए, उसके बाद ए यूनियन बी आपके पास आएगा ए, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा जी बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू एन ऑफ ए के। ओके, जल्दी से मेरे बच्चों मुझे बताओ, आपके पास अगर ए यूनियन बी का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आपके पास चार ही पॉसिबल कंडीशंस थी। दो सेट डिसजॉइंट हो, दो सेट्स ओवरलैप हो, और वो एक दूसरे का सबसेट हो। ये देखिए मैंने सारे एमसीक्यूज लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एमसीक्यूज आपके पास ए यूनियन बी से आ सकते हैं। वो डायग्राम देख के भी पूछ सकता है, वो आपके पास वर्डिंग के अंदर भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। जल्दी से मेरे बच्चों मुझे बताओ, आपके पास ए यूनियन बी से आपके पास कोई एमसीक्यूज आएगा तो आप मार तो नहीं खाओगे? आपको समझ आ गई है कि आपके पास आंसर्स किस किस तरह के आ जाएंगे आपके पास? जल्दी से मुझे बताएं, फिर हम ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बात करेंगे। लाइट की वजह से हमारे पास टाइम भी कम रह गया, हमने ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए भी अभी डिस्कस करना है। जल्दी कीजिएगा बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, आप सबको क्लियर है? चले मैं इसको रेस कर रहा हूं, हम अब बात करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। चलें जी, अब आपके पास आ जाता है जी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर हम बात करेंगे। पहली कंडीशन है जी आपके पास दोनों सेट्स आपके पास डिसजॉइंट। जब दोनों सेट्स आपके पास डिसजॉइंट होंगे तो कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा जी? ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ओके, आपके पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और दूसरा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी भी आपके पास क्या होगा? 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन में आपके पास 5 आ जाता है। ओके, जब आपके पास ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो इंटरसेक्शन में ये तीन कंडीशंस आपके पास होल्ड करेंगी। एन, यहाँ पे एन लगा लें जी, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। नेक्स्ट बेटा दूसरी कंडीशन देखते हैं जी इंटरसेक्शन के ऊपर आपके पास क्या है। अगर आपके पास दो सेट्स ओवरलैपिंग हो, एक सेट ए और एक सेट बी, तो तब आपके पास कंडीशंस कौन कौन सी होल्ड करेंगी जी? ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। दूसरा आपके पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ओके, ये दो कंडीशंस आपके पास होल्ड करेंगी। जब आपके पास दो सेट्स ओवरलैप करेंगे तो इंटरसेक्शन में तो ये आपके पास आएगा। ओके, तो आपके पास आ गया जी ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा, और दूसरा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी के।
नेक्स्ट बेटा आपके पास कंडीशन आ जाएगी जब आपके पास तीसरी कंडीशन, जब ए आपके पास सबसेट होगा बी का, जब आपके पास ए सबसेट होगा बी का, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, आपके पास ए आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ए आएगा। ए यूनियन बी आपके पास क्या आएगा जी, बी आएगा। और आपके पास क्या होगा जी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए आपके पास आ जाएगा। ये तीन कंडीशंस आपके पास आ जाएंगी जब आपके पास क्या होगा जी, ए सबसेट होगा बी का। नंबर 4 आपके पास क्या वेन डायग्राम बनेगी, वेन डायग्राम आपके पास आएगा जी जब आपके पास बी सबसेट होगा ए का, तो आपके पास बी सबसेट है ए का, आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा बी के, ए यूनियन बी आपके पास आएगा इक्वल्स टू ए के, और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास आ जाएगा एन ऑफ बी के इक्वल। ओके, ये बेटा आपके पास पॉसिबल एमसीक्यूज फ्रॉम इंटरसेक्शन के। जल्दी से बच्चों मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? जल्दी से मेरे बच्चों बताओ मुझे, आप सारे बच्चों को क्लियर है ना? चलिए जी, तब तक मैं नेक्स्ट लिखता हूं जी ए माइनस बी के ऊपर। ए माइनस बी की हम बात करें तो ए माइनस बी आपके पास, उसके अंदर भी 4 कंडीशंस है आपके पास। ए माइनस बी ये यूनिवर्सल सेट है आपके पास, ये सेट ए और ये सेट आपके पास है बी। ए माइनस बी जब आप करते हो ए माइनस बी, तो आपके पास आंसर क्या आता है ए। जब आपके पास दोनों डिसजॉइंट सेट्स हों, दोनों डिसजॉइंट सेट हों, ए माइनस बी करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, इक्वल्स टू ए आएगा, और एन ऑफ ए माइनस बी आपके पास आएगा जी एन ऑफ ए के इक्वल। इसी तरह जब आपके पास दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हों तो आपके पास ए माइनस बी क्या आएगा। जब आपके पास दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हों तो आपके पास कंडीशन बनेगी एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक तो आपको निकालना है वो वाले एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर है, और दूसरा आपने बी वाले एलिमेंट्स तो पहले निकाल दिए। आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए में से माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जी अर्गुमान बेटा वेट कीजिएगा, लेक्चर के दौरान ने बेटा बात किया करें, बस थोड़ा सा 2 बातें बता दूं फिर मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं जी। नेक्स्ट बेटा आपके पास कंडीशन है जी, जब आपके पास ए माइनस बी करना है और आपके पास ए सबसेट है बी का, ए माइनस बी करना है और ए सबसेट है बी का, मतलब ए सबसेट इज बी। जब ए सबसेट बी होगा तो आपके पास आएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि वो सारे के सारे बी के अंदर मौजूद है, आंसर आ जाएगा 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, इसको गौर से सुन ले। आपके पास जब ए सबसेट ऑफ बी होगा, आपके पास स्टेटमेंट आएगी इफ ए सबसेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, तो आपके पास आंसर क्या होगा 5। जब ए सबसेट ही हो जाएगा बी का तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, और दूसरा आपके पास आएगा एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 एलिमेंट। जब 5 है तो एलिमेंट भी कोई नहीं आएगा। इसी तरह चौथी कंडीशन आपके पास जब बी सबसेट होगा ए का, जब बी सबसेट होगा ए का मतलब बी सबसेट ऑफ ए, तो आपके पास क्या आएगा एन ऑफ a minus b is equals to n of a minus b is equals to n of a minus n of b। ये बातें नोट कर लीजिएगा बेटा जी।
ये तो बेटा आपके पास a माइनस बी का था। अब इसी तरह इन्हीं लाइंस के ऊपर आप b माइनस ए को भी खुद जज करेंगे कि आपके पास कौन कौन सी कंडीशंस आएंगी। ओके, पढ़ाते पढ़ाते अर्गुमान ने सर कल FLP का सिलेबस बता दें, तो बेटा FLP आपका कल नहीं है, FLP आपका होगा जी, FLP जो आपका होगा वो आपका बेटा मंडे वाले दिन होगा। सिलेबस आप जैसा कि हम वैसे रख लेंगे, सिलेबस के ऊपर कोई बात नहीं है, सिलेबस हम कर लेंगे जी। सिलेबस आप मुझे बताएं, आपने ट्रिग्नोमेट्री रखनी है या एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव का टेस्ट चाहते हैं? आप जल्दी से मुझे बता दें, जिस तरह आप कहेंगे, जो आप अच्छे तरीके से टेस्ट देना चाहते हो हम वो कर लेंगे अरेंज, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है बेटा। जैसे आपको हो गए टेस्ट आपका वैसे ही होगा। तो ये बेटा आपके पास सेट्स के ऊपर बात थी। अगर आप टाइम हमारे पास 9 मिनट रह गए हैं तो हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे लॉजिक्स को, हम यहीं तक अपने लेक्चर को रखते हैं। लॉजिक्स को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे जी कल लॉजिक्स और बाकी चैप्टर को देखेंगे। मेरे ख्याल से ये लेक्चर 3 दिन तक चला जाएगा। आज लाइट इशू ना करती तो हमारा लॉजिक्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाना था एक हद तक। जल्दी से मुझे बताओ, आपके पास जो हमने आज पढ़ा है, ये चीज़ें आपने पहले कभी वेन डायग्राम के बारे में नहीं स्टडी की होंगी, क्योंकि टीचर्स करवाते नहीं है, वेन डायग्राम पेपर में नहीं आता है। तो हम इसलिए हम इस टीचर्स भी नहीं करवाते हैं, पेपर में भी नहीं आता है। मगर ये चीज़ें बेटा नोट कर लीजिएगा, यहाँ से आपके पास पेपर में MCQs आ सकता है पेपर के अंदर। लो जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री कह रहे हैं। क्यों बेटा, आप एनालिटिकल से डर लगता है? एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव आपको समझ नहीं आता है, उसका टेस्ट क्यों नहीं आप रखना चाहते? आज के लेक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप शेयर कर सकते हैं, कोई इशू वगैरह हो तो आप बात कर लें मुझसे, कोई आपने कोई चीज़ पूछनी हो। क्या आप मुझे एक चीज़ बताओ, आप टेक्स्ट बुक रीड करते हो? जब मैं आपको कहता हूं कि लेक्चर के बाद आपने टेक्स्ट बुक रीड करनी है, तो कभी किसी बच्चे ने टेक्स्ट बुक रीड की है? ज़रा मुझे बताओ हाँ ज़रा आज। तो जल्दी से मुझे बताओ, कभी आपने टेक्स्ट बुक रीड की है लेक्चर लेने के बाद? सिर्फ एक अर्गुमान बच्चा ही है जो मुझे लगता है कि वो घर में स्टडी कर रहा है, बाकी मुझे लगता है कोई बच्चा स्टडी करता ही नहीं है घर में। आपने इजी लिया है बेटा। आपको बता दूं 20 के बाद एक्सपेक्टेड डेट है कि आपके पास ECAT की डेट आ जाएगी और नर्स के टेस्ट की भी डेट आ जाएगी आपके पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम रख लेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट रख लेते हैं। आपका मंडे वाले दिन ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा। मंडे को आपका जो सिलेबस होगा, मंडे टेस्ट, मंडे FLP, उसमें आपका जो सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें सिलेबस आपका है जी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का आपका टेस्ट होगा। चले बेटा, अच्छी बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने बुक रीड लाजमी करनी है। आपके पास कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है UET का जो आपके पास कोई MCQs बुक से बाहर आया गया हो। बेटा सारे MCQs बुक्स के अंदर से ही आते हैं, थोड़ा सा आपने उसको फोकस करना होता है। अब ये चीज़ें मैंने आपको जो पढ़ाई हैं, आप जब प्रैक्टिस MCQs करोगे तब आपको लग जाएगा पता। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इनके अंदर। और की बात करना चाहता हो बेटा कर सकते हो आप। सफ़ीर और ये अजीम न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, नया जस्ट इनको पहले दिन देख रहा हूं। हिस्बुल्ला ने आज कोई चीज़ ही नहीं पूछी, सारा कुछ समझ आ गया उसको। उस्मान को भी सब कुछ क्लियर है। अच्छा बेटा, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। लास्ट वीकेंड पे ना सर्वे हुआ था मेरे एक, तो उसमें 2 स्टूडेंट्स ने कंटेंट का इशू कहा था। बेटा जी कंटेंट का क्या इशू है आपको, आप मुझसे शेयर कर सकते हो फेयरली, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कंटेंट में आपको क्या मसला आ रहा है, कंटेंट सही नहीं पढ़ा रहा मैं आपको? जी बेटा 18 जुलाई को टेस्ट है इसका, अभी तक की इंफॉर्मेशन तो यही है हमारे पास।
जी बेटा मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि जब सर कल जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर बता दें। जी बेटा मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा। अभी मैंने वॉल चेक किया, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने उसका आंसर अपलोड किया है। जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आंसर अपलोड कर देंगे तो मैं आपको उनका आंसर बता दूंगा। अब बकर बेटा जो आपने क्वेश्चंस पूछ रहे हो उनका आंसर मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ मैंने वॉल पे देखा है 2 स्टूडेंट्स ने आंसर अपलोड किया है। जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 10-12 अपलोड कर देंगे तो मैं आपको आंसर का बता दूंगा इंशाल्लाह। वहीं पे मैं आपको आंसर बता दूंगा नीचे ही कमेंट्स के अंदर। चलिए बेटा मैंने आपसे कुछ और ही पूछा था कि लास्ट टाइम सर्वे मैंने करवाया था अपना, ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को समझ आ रही है और कितने को नहीं आ रही। तो माशाल्लाह से कुछ बिहेवियर का इशू भी आपने किया था। चलो बिहेवियर तो नहीं डिपेंड करता, कंटेंट का 2 बचने का। सर कंटेंट की समझ नहीं आ रही सर की। बेटा कंटेंट में कोई इशू है आपको? अब्दुल मोमिन कह रहा सर मेरी पोस्ट वाल पे शो नहीं होती। तो बेटा आप इन सर से रब्ता कर लें। नंबर मैंने आपको रोजाना बताता हूँ 0300 888 5650। इस नंबर पे आप बात कर लें, जो भी इशू होगा उसको रिजोल्व कर दिया जाएगा। ओके चलिए बेटा अगर आप शेयर नहीं करना चाहते तो मैं आपसे ज़बरदस्ती नहीं पूछूंगा। मैं तो आपकी भलाई के लिए था, अगर आप शेयर कर लेते तो शायद आपका इसमें भला हो जाता, अगर जिन 2 स्टूडेंट कंटेंट का कहा था। चले कोई बात नहीं बेटा। चले बेटा यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग के अंदर, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।